नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतवर्ष के एक ऐसे रहस्य की जो मुझे लगता है भारत ने विश्व को दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है। दोस्तों, ज़रूरत है तो इस उपहार को समझने की, इस गिफ्ट को समझने की और इसके अंदर छुपे हुए उन हजारों रहस्यों को ढूंढ कर निकालने की। दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि जो हमारे भारत के सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद की उम्र 3000 से 3500 साल पुरानी है। तो क्या भारत की सभ्यता केवल 3500 साल पुरानी है? उससे पहले वेदों का कोई अस्तित्व था ही नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आज से लगभग 7000 साल पहले जब श्री रामचंद्र इस धरती पर अवतरित हुए थे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेदों की शिक्षा ली थी और रावण चारों वेदों के ज्ञाता थे। और क्यों कहा जाता है कि जया यानी महाभारत में जहाँ योगेश्वर का उल्लेख है कि उन्होंने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ली थी, तो उन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। अगर वेद आज से 5000 साल पहले, 7000 साल पहले थे ही नहीं, तो उन्होंने शिक्षा कैसे ली? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि पुरातत्ववेत्ताओं को 3000 से 3500 साल से पहले के वेदों के कोई भी अवशेष, लिखित चिन्ह या उल्लेख नहीं मिले हैं। उसका कारण कि वेदों को लिखा जाता ही नहीं था, उसके कोई अवशेष थे ही नहीं। वेदों को तो बस गुरु के सानिध्य में कंठस्थ किया जाता था। जिन्होंने 4 वेद कंठस्थ कर लिए वे चतुर्वेदी हो गए, जिन्होंने 3 वेद कंठस्थ किए वे त्रिवेदी हो गए, जिन्होंने 2 वेद कंठस्थ किए हुए द्विवेदी हो गए। और ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हमारी इन वेदों की रचना, प्रारंभिक रचना संस्कृत भाषा में हुई और संस्कृत भाषा ने ही लोगों को इस लायक बनाया कि वे वेदों को कंठस्थ कर सकें। तो ऐसा कैसे था कि लोग इतने बड़े बड़े वेदों को कंठस्थ कर लेते थे? वो इसी तरह है जिस तरह आज भारत में पंडित आज भी इन वेदों को कंठस्थ कर लेते हैं। आप अगर किसी शादी में, फंक्शन में गए होंगे, हिंदू शादियों में या नामकरण में या किसी अनुष्ठान में, तो आपने देखा होगा कि पंडित एक मंत्र का सिरा पकड़कर बोलना शुरू करते हैं, तो जब तक पूरा अनुष्ठान खत्म नहीं हो जाता वे एक सांस में पूरे मंत्रों का उच्चारण कर जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र उन्हें कंठस्थ हो चुके हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा है संस्कृत भाषा की लय के कारण। तो दोस्तों, आज हम संस्कृत भाषा के इन रहस्यों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला रहस्य है संस्कृत भाषा की लय। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि विश्व का सबसे बड़ा लेखन यानी जया यानी महाभारत की कथा, जिसे कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी कहानी है, सबसे बड़ा लिटरेचर है, वो संस्कृत में लिखा गया है ओरिजिनल फॉर्म में। तो क्यों उसे डायलॉग्स की फॉर्म में नहीं लिखा गया? क्यों उसे श्लोक्स की भाषा में लिखा गया? भगवद गीता जो कि डायलॉग है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, वो भी संस्कृत भाषा में ही है और म्यूजिकल यानी श्लोक्स की भाषा में है। और रामायण की कथा जिसे वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा है, वो भी श्लोक्स की भाषा में है, यानी एक तरह से म्यूजिकल फॉर्म में है। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका कारण हम जानते हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि भाषा का निर्माण सभ्यता के शुरुआती दौर में हुआ था और उस वक्त हर रोज नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा था, हर रोज व्याकरण के नए नए नियम बनाए जा रहे थे और इन नए नए शब्दों को बोलने में शायद प्रारंभिक मनुष्य को कुछ कठिनाइयाँ महसूस हुई होंगी। और ये इस बात को हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट यानी जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने इस बात को समझा होगा, जाना होगा और उन्होंने इस बात के ऊपर विचार करके इस बात के समाधान के लिए खोज की होगी। दोस्तों, हमारे पौराणिक ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हमारे शरीर की संरचना और हमारे दिमाग की संरचना से भली भांति परिचित थे। उन्हें दिमाग के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ थी। वो जानकारियाँ, वो खोजें जो आधुनिक विज्ञान आज कर रहा है, उस बात को हमारे ऋषि मुनि आज से कम 7000 साल पहले जानते थे। दोस्तों, आपने बर्फी फिल्म देखी होगी। बर्फी फिल्म में जो हीरो है उसे बचपन में हकलाने की समस्या होती है, तो उसके एक परिचित या जानकार उन्हें कहते हैं कि जब भी आपको ऐसी समस्या महसूस हो तो आप अपनी बात को गाकर प्रस्तुत कीजिए, उससे आपकी बात आसानी से कम्युनिकेट हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को शुरुआत में ही जान लिया था कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन।
राइट ब्रेन के कुछ अलग फंक्शन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन के कुछ अलग फंक्शन होते हैं। बाहर से, आउटसाइड वर्ल्ड से अगर कोई भी सिग्नल, कोई भी बात, कोई भी विचार हम तक पहुंचता है तो या तो वो हमारे राइट ब्रेन से होकर हमारे मन में जाता है या हमारे लेफ्ट ब्रेन से होकर हमारे मन में जाता है। और उन लोगों ने ये भी जाना कि भाषा जो है एक लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है, यानी लेफ्ट ब्रेन का काम है, और संगीत जो है वो एक राइट ब्रेन का काम है। जब आप बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कुछ, तो वो आप लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। उसी तरह जब आप म्यूजिक सीखते हैं, गाना गाते हैं या सुनते हैं, उस समय आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जाना होगा कि अगर भाषा के बोलने के दौरान आपका जब लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, अगर आपको कुछ अकलाने की समस्या होती है, इसका मतलब है आपके लेफ्ट ब्रेन में कुछ अड़चने हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने जाना होगा कि किस तरह अपनी बात को, अपने विचार को राइट ब्रेन के जरिए सीधा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए उन्होंने इस भाषा को संगीत का रूप दिया, ताकि संगीत में वार्तालाप करके आप राइट ब्रेन के जरिए अपनी बात को दूसरी जगह यानी कम्युनिकेट कर सकें और आपके लेफ्ट ब्रेन को बाईपास किया जा सके। तो दोस्तों, ये कारण है कि संस्कृत भाषा जो है एक म्यूजिकल लैंग्वेज है। साथ ही साथ इतने बड़े बड़े वेदों को, इतने बड़े बड़े वेदों के ज्ञान को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त पर हमारे पास शायद प्रिंटिंग मशीन का निर्माण नहीं हुआ था जिसके जरिए मास्क यानी बहुत सारी कॉपियाँ प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाई जा सकें या उसकी शिक्षा में इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए इस कमी को जानते हुए उन्होंने इस भाषा को एक म्यूजिकल फॉर्म दिया, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कोई भी बात, कोई भी बाहर से सिग्नल अगर हमारे लेफ्ट ब्रेन से होकर हमारे मस्तिष्क तक जाता है तो लेफ्ट ब्रेन उसे अच्छी तरह पहले प्रोसेस करता है, तो देखता है कि क्या ये बात जो हम सुन रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, ये लॉजिकल है, क्या ये बात हमारे वैल्यू सिस्टम से मेल खाती है, क्या ये बात हमारे बिलीफ सिस्टम से मेल खाती है। और अगर ये बात इन सभी तर्कों पर और कसौटियों पर खरी उतरती है, तभी वो बात हमारे मस्तिष्क तक जाती है। और चूंकि वेद इतने बड़े थे, इतने बृहद थे, इतने विशाल थे, अगर हर दूसरे श्लोक में हमारा लेफ्ट ब्रेन आकर ये जांच करने लगे कि क्या ये श्लोक सही है, क्या मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या ये लॉजिकल रूप से सही है, क्या ये इमोशनल और मेरे वैल्यू सिस्टम से मैच करता है, अगर हर दूसरे श्लोक में हमारा लेफ्ट ब्रेन आकर इंटरफेयर करने लगता और इस बात को जांचने लगता, तो शायद इतने बड़े बड़े वेद कभी याद हो ही नहीं पाते, शायद कोई चतुर्वेदी बन ही नहीं पाते। तो लेफ्ट ब्रेन के इस बार बार टोकने के, इंटरप्ट करने की समस्या को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे राइट ब्रेन का इस्तेमाल करने की सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लेफ्ट ब्रेन, जो कि लॉजिकल ब्रेन है, जो कि इतनी रोका टोकी करता है, हर बात को जांचता है, उसको बाईपास करके सीधा राइट ब्रेन के जरिए इस ज्ञान को लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने इस भाषा को, जिस भाषा में ये ज्ञान कम्युनिकेट होगा या इस ज्ञान का आदान प्रदान होगा, उस भाषा को एक म्यूजिकल भाषा का फॉर्म दे दिया। क्योंकि राइट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, ये हर बात को सोचता है, जांचता है, परखता है, मगर लेफ्ट ब्रेन जो है वो म्यूजिकल ब्रेन है, ये क्रिएटिव ब्रेन है। जब कोई भी बात म्यूजिक की फॉर्म में कही जाती है तो वो बात लेफ्ट ब्रेन को बाईपास करके सीधा राइट ब्रेन के जरिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को हनुमान चालीसा याद भी होगी, बचपन में मुझे भी याद थी। और फिर कुछ यूँ हुआ कि पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ा, उसके बाद फिर आगे MBA की पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ा और नौकरी भी बाहर ही लगी, तो जिस कारण से ये मेरी प्रैक्टिस छूट गई। मगर आज भी अगर कोई हनुमान चालीसा के पहले 2 शब्द बोल दे तो मैं पूरी तो नहीं कहता, मगर फिर भी आधी से ज़्यादा हनुमान चालीसा एक सांस में पढ़ सकता हूँ। मगर वहीं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर जो हमने कॉलेज में पढ़ा था, बार बार रटा था, बार बार पढ़ा था, अगर आज वापस कोई उसे खोलकर हमें दे दे और हम उसे पढ़ने लगे तो आज वो हमें 10 बार पढ़ने के बाद भी अजनबी सा लगेगा। कारण कि जो हमारे ये पुस्तकों में जो भी लिखा जाता है, जो भी ये ज्ञान है, ये
भाषा यानी स्ट्रेट फॉर्म में है, मगर वहीं हनुमान चालीसा एक म्यूजिकल फॉर्म में लिखी हुई बात है। तो जो म्यूजिक है वो डायरेक्टली हमारे दिमाग में जाता है, स्टोर होता है और उसे रिकलेक्ट करने में भी बहुत आसानी होती है, उसे याद करने में भी बहुत आसानी होती है। मगर वहीं अगर कोई बात डायलॉग्स की फॉर्म में, भाषा की फॉर्म में, यूजुअल तरीके से लैंग्वेज की फॉर्म में हमारे दिमाग में जाए तो वो इतनी इफ़ेक्टिवली स्टोर और रिकलेक्ट नहीं होती है। और ये बात भारत के ऋषि मुनि अच्छी तरह से जानते थे और इसी कारण उन्होंने संस्कृत भाषा को म्यूजिकल फॉर्म दिया। मेरे विद्यार्थी दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में याद करने में कोई समस्या होती हो तो उस सब्जेक्ट की, उस बात को, उस ज्ञान को एक गाने की, एक कविता की शक्ल देकर याद करने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे कि आपको चुटकियों में वो बात याद हो जाएगी। दोस्तों, और संस्कृत भाषा म्यूजिकल क्यों है, इसका मुझे लगता है एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो बात सीधा इंसान के मस्तिष्क तक जानी चाहिए और उसे वो बात समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अक्सर हम ये जानते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे सजेशंस को ले ले, हमारी कही हुई बात को मान जाए। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जिन्हें क्लिनिकल हिप्नोसिस की थोड़ी बहुत जानकारी होगी वो जानते होंगे कि क्लिनिकल हिप्नोसिस में जो हिप्नोटिस्ट होते हैं वो अपने क्लाइंट को, पेशेंट को जब कोई भी सजेशंस देते हैं तो वो सजेशन इस तरह से दिए जाते हैं कि वो सजेशन आपके लेफ्ट ब्रेन को बाईपास करके सीधा राइट ब्रेन में जा सके, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हर सजेशन को तोलेगा, उसके बाद उसको परखेगा, जांचेगा और उसे अगर वो चीज़ पसंद नहीं आई तो उसको वो नहीं रखेगा। मगर वहीं राइट ब्रेन बिना सोचे समझे सजेशंस को ले लेता है जब तक वो आपके वैल्यू सिस्टम से मैच करता है। तो क्लिनिकल हिप्नोसिस में भी इस बात के ऊपर खोज चल रही है कि किस तरह लेफ्ट ब्रेन को बाईपास करके सजेशंस को डायरेक्टली आपके राइट ब्रेन तक पहुंचाया जा सके, ताकि सामने वाला पेशेंट या सामने वाला इंसान आसानी से आपकी बात समझ सके और मान सके, बड़ी बात। और सेल्स में और अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह की बहुत सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह सामने वाले के लेफ्ट ब्रेन को बाईपास करके अपने सजेशंस डायरेक्टली उनके राइट ब्रेन तक पहुंचाया जा सके। और इस चीज़ पर नई नई तकनीकों की खोज अभी की जा रही है। मगर ये बात हमारे भारत के वैज्ञानिक और जो ऋषि मुनि थी वो आज से हजारों साल पहले जानते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा को एक म्यूजिक का रूप दिया। और इस तरह से कोई भी सजेशन जो संस्कृत में दिया जाता वो लेफ्ट ब्रेन में रुकता नहीं था, डायरेक्टली राइट ब्रेन में चला जाता था। तो इसलिए भी संस्कृत एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी, जहाँ पर आप सामने वाले को आसानी से परसुएड कर सकते हैं। और दोस्तों, आखिरी बात, हम सभी जानते हैं कि भारत का विज्ञान पौराणिक काल में असाधारण तरीके से उन्नत था, एक्सेप्शनली एडवांस था। ऐसा क्यों था? भारत की एवरेज इंटेलिजेंस उस समय में बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। आज भी भारत की वो खोजें, वो रहस्य जो भारतवर्ष में आज से 5000 साल पहले, 7000 साल पहले हो चुके हैं, या जिन्हें किया जा चुका है, जिन्हें लिखा जा चुका है, गीता और महाभारत जैसे महाकाव्यों में, रामायण जैसे महाकाव्यों में जिन वैज्ञानिक खोजों के बारे में लिखा जा चुका है, वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक उसे आज भी खोज रहे हैं। ऐसा क्या था कि भारत के लोगों की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा थी? दोस्तों, उसका कारण भी मुझे लगता है कि संस्कृत भाषा ही था। हम सभी जानते हैं कि क्रिएटिविटी एक राइट ब्रेन फंक्शन है। जिस तरह आर्ट, म्यूजिक, कला राइट ब्रेन फंक्शन है, उसी तरह क्रिएटिविटी भी एक राइट ब्रेन फंक्शन है। अगर आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो ये सोचिए कि जब लोग, हम जानते हैं कि गीता जो कि एक डायलॉग है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो डायलॉग होने के बावजूद भी म्यूजिकल फॉर्म में है, श्लोक्स की तरह तर्ज पे है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पौराणिक समय में भारतवर्ष में जो कम्युनिकेशन या जो बातें या वार्तालाप होती थी वो म्यूजिकल श्लोक्स की फॉर्म में ही होती होंगी। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, ये सोचिए कि अगर एक ऐसा देश,
एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग सारे दिन सारे समय वार्तालाप म्यूजिक की भाषा में करते हों, श्लोक्स की भाषा में करते हों, तो वहाँ उन लोगों का राइट ब्रेन कितना एक्टिव होगा और उन लोगों की क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा एक्टिव होगी। और जब आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, जब आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आप नई नई चीज़ों का सृजन करते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो उस समय क्योंकि लोग हमेशा श्लोक्स की भाषा में बात करते थे, म्यूजिक की भाषा में बात करते थे, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था, तो इसलिए पुराने समय में भारत के लोग खोज करने में, रचना करने में, सृजन करने में इतने उन्नत थे। और दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है तो उन्हें इस संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना होगा। संस्कृत भाषा में मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन आप श्लोक्स की तर्ज पर बातें कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये आज के दिन या आज के दौर में पॉसिबल नहीं होगा। मगर हाँ, इतना हो सकता है कि आप सभी अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन को इस भाषा का ज्ञान दीजिए और उन्हें इस बात की ओर प्रेरित कीजिए कि वे अपने वेदों को, मंत्रों को उच्चारण करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, ताकि जितना वो वेदों को पढ़ेंगे, जितना वो इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जितना वो इन श्लोक्स का उच्चारण करेंगे, उतना ही उनका राइट ब्रेन एक्टिव होगा और उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। और जितनी ज़्यादा लोगों में क्रिएटिविटी आएगी, उतना ही रचना का काम ज़्यादा होगा, इन्वेंशंस का काम ज़्यादा होगा या डिस्कवरीज का काम ज़्यादा होगा। और यही भारत को विश्व गुरु बना सकता है, इन्वेंशंस। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी संस्कृत भाषा के इन रहस्यों से प्रेरित हुए होंगे और आप सभी अपने आने वाली जनरेशन को और खुद भी कोशिश करेंगे कि आप संस्कृत भाषा को पढ़ सकें, उसका ज्ञान ले सकें। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम संस्कृत भाषा की कुछ और जानकारियाँ लेकर आएंगे और जानेंगे कि क्यों नासा ने इस बात को माना है कि संस्कृत भाषा सबसे लॉजिकल भाषा है और एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में संस्कृत का इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा हो सकता है, क्यों संस्कृत भाषा एआई के लिए सबसे बेस्ट है और कैसे संस्कृत भाषा की वर्णमाला अपने आप में एक रहस्य है। इन सभी बातों को, इन सभी जानकारियों को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी जानकारियाँ लेकर और भी आते रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम अपना कोई भी नया वीडियो बनाएं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।